नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आप में से कई स्टूडेंट ने कहा था कि मैम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करिए, तो आज जो पहला प्रश्न है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर फसल और प्रजाति दी गई है। क्लास एक चीज याद रखिएगा, जब आरओ एआरओ की परीक्षा देंगे आप, वहां पर एग्रीकल्चर वाला ये जो पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस में आपका एक दो प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन आरओ एआरओ के लिए महत्वपूर्ण पोर्शन है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए, फसल और प्रजाति दी गई है। धान, गोविंद, गेहूं, सूक्ष्म, सम्राट, अरहर, पारस, मटर, प्रकाश। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, एबीसीडी में से बताइए। अगर आप और समय लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका गलत ऑप्शन है वो है बी, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो भी बी है। सूक्ष्म सम्राट की बात करेंगे तो ये गेहूं की प्रजाति नहीं है, ये धान की एक प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर गेहूं नहीं धान होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए करणपुरा, सिंगरैनी, नवेली, कोरबा। तो करणपुरा जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, झारखंड में या फिर तेलंगाना में। ए का आपका सही उत्तर क्या होगा, करणपुरा जो है वो झारखंड में है। तो ए का थर्ड यहाँ पर दिया गया है। और ऑप्शन को देखते हैं, सिंगरैनी की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, सिंगरैनी जो है वो कहाँ पर है, वो तेलंगाना में है। और यहीं पर आपका एक है सिंगरौली। ठीक है, यहाँ पर जो सिंगरैनी दिया है और एक आपकी जगह है सिंगरौली। तो सिंगरौली कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, नवेली की बात करेंगे, नवेली जो है वो तमिलनाडु में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे झारखंड की जब हम बात करते हैं तो आपको झरिया, धनबाद, ये तो इजी है। ठीक है, झरिया, धनबाद की अगर हम बात करें। करणपुरा याद रखिएगा आपके परीक्षा में पूछा गया है। डाल्टनगंज भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। रामगढ़ भी पूछा गया है। रामगढ़ कोलफील्ड कहाँ पर है, झारखंड में है। करणपुरा कहाँ पर है, झारखंड में है। डाल्टनगंज कोलफील्ड कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, जयंती भी पूछा गया है, बोकारो भी पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी कोलफील्ड आपके झारखंड से रिलेटेड दिए गए हैं सभी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। गिरिडीह भी पूछा गया है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे क्लास तो आप ले सकते हैं। ठीक है, गुरुडा भी याद रखिएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ एआरओ के लिए भी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी और अदर एग्जाम्स के लिए भी कोलफील्ड वाला पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हम वेस्ट बंगाल देखेंगे तो रानीगंज कोलफील्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। फिर
यहाँ पर आपका पूछा गया है बीरभूम, ये भी याद रखिएगा। तो ये जहां जहां मैं स्टार लगा रही हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला देखते हैं हम, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में, सोनहट छत्तीसगढ़ में, झिलमिल हसदो, ये भी पूछा गया हसदो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उड़ीसा का देखते हैं, तालचेर आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया। अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो आप में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तालचेर कोलफील्ड कई बार पूछा गया है, ठीक है। रामपुर उड़ीसा में, हिमगिरी पूछा गया है, झारसुगुड्डा ये भी उड़ीसा में। यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है, परीक्षा में पूछा गया है। कैंटापल्ली भी पूछा गया आपकी परीक्षा में, तो याद रखिएगा। नेवेली अभी हमने डिस्कस किया है, कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में आपका पूछा गया है वर्धा पूछा गया है एक बार, और मुझे नहीं याद आ रहा है कि इनमें से कोई पूछा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ से सिंगरौली मैंने अभी आपको बताया, सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में है, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, जोहिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उमरिया आपका जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, सतपुरा। तो ये सारे जो कोलफील्ड्स मैंने आपको बताए हैं सब आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करूंगी, कोलफील्ड से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से असम की बात करते हैं, मकूम याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जयपुर भी पूछा गया है, जयपुर कोलफील्ड कहाँ है, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जयपुर कोयला क्षेत्र की बात की जा रही है तो वो कहाँ पर है, वो असम में है, ठीक है। जांजी भी याद रखिएगा, नजीरा भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है असम वाले कोलफील्ड। मेघालय में आपका पूछा गया है लैंगरिंग कोलफील्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चेरापूंजी तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये दोनों आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं तो मैंने बता दिया। लेकिन एक बार आप सारे कोलफील्ड को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर परीक्षा में कोई नया कोलफील्ड पूछ ले तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद आ जाता है एग्जाम में। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं बार बार रिपीट करती हूँ, याद रखिएगा। इसी तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोयला किस क्षेत्र से ज्यादा मिलता है, तो मैंने कई बार आपको बताया जब हम गोंडवाना क्षेत्र की बात करते हैं तो गोंडवाना क्षेत्र से हमें कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम धारवाड़ रेंज की बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तो मैंने बता दी। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं, ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो एल्बिडो से संबंधित क्या है, संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या फिर वापसी की शक्ति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, एल्बिडो की बात हम कर रहे हैं, ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, कम्युनिकेशन पावर, एब्जॉर्ब पावर, एमिसिव पावर या फिर रिफ्लेक्टिव पावर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए परीक्षा में इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब मैं बता रही हूँ किस तरीके से, देखिए जब किसी भी सरफेस का एल्बिडो जो है वो आपका लो होगा तो मतलब यहाँ पर अगर हम इसको सनरेज ले रहे हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें ले रहे हैं और हम मान के चलें 100% सूर्य की किरणें किसी एक स्पेसिफिक सरफेस पे मटेरियल पे फॉल कर रही है, तो कितना यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, खाली 10%। तो यहाँ पर इसका जो एल्बिडो है वो क्या है, वो कम है, क्योंकि 100% आ रही है लेकिन वापस कितनी हो रही, रिफ्लेक्ट कितनी हो रही, खाली 10%। तो यहाँ पे एल्बिडो कम है। जब हाई एल्बिडो होगा तो जितनी आपकी सनरेज आएगी, जैसे 100% सनरेज आ रही है, यहाँ पे 80% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, ठीक है, वापसी हो जा रही है उस शक्ति की, ये हाई एल्बिडो है। ये चीज याद रखिएगा। ये चीज समझ में आया क्लास? अच्छा, अब यहाँ पर आप सोचिए कि अगर हम किसी आइस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, बर्फीले सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बर्फीले सरफेस पे जितनी आपकी सनरेज आएगी, अगर हम यहाँ पर भी 100% ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली और 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना जब कहीं पे आपका आइस वाला सरफेस होगा, स्नो होगा, तो जितनी आएगी उतना उसका एक अच्छा खासा प्रतिशत आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका जो एल्बिडो है वो आपका हाई होगा। यहाँ पर हम व्याख्या पढ़ते हैं, किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है क्योंकि
रेस जितनी आएगी 100% आ रही है तो 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बर्फ है तो, ठीक है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है, जिसका तात्पर्य है वह सौर विकिरण को अंतरिक्ष में अधिक परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। जबकि हरित घासों, जैसे हम लोग बात करें वन की, फॉरेस्ट की, मैदान की, ग्रासलैंड की, तो यहाँ पर इनका एल्बिडो जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक कम रेस को करेंगी। बस यही चीज याद रखिएगा। अब परीक्षा में आपका प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, पूछा जा सकता है एल्बिडो मतलब क्या होता है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो एल्बिडो है वो आपका जो बर्फीले सरफेस है उसका ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे हाँ उसका ज्यादा होगा। जो घास मैदान है उनका एल्बिडो कम होगा बर्फीले सरफेस के कंपैरिजन में। हाँ सही है तीनों स्टेटमेंट। तो किसी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए 4th प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला आपको दिया है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड जिसको कि हम पेंटेड ग्रे वेयर्स कहते हैं। दूसरा है कुषाण गांधार कला शैली, फिर तीसरा है मुगल अजंता चित्रकारी और आखिरी है मराठा पहाड़ी चित्र शैली। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एकदम करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर ABCD में से सही उत्तर क्या होगा बताइए। जब हम कुषाण शासक की बात करते हैं कनिष्क की, आपको याद होगा कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ और उन 2 शैलियों का नाम क्या था? एक गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ABCD में से? B आपका सही है। कुषाण काल में गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। चित्रित भूषण मृदभांड की अगर हम बात करें तो ये आपका आयरन एज के समय का है, ठीक है, याद रखिएगा, ना कि हड़प्पा सभ्यता का। तो B आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए गांधार शैली और मथुरा शैली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं गांधार शैली और मथुरा शैली में। मैंने पहले के भी टेस्ट में आपसे डिस्कस किया है इस चीज को, आज फिर आपका एक बार रिवीजन करवाती हूँ इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए जब हम गांधार शैली की बात करते हैं तो गांधार कला विद्यालय बौद्ध धर्म से ही प्रभावित था। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी गांधार शैली की बात होती है तो यहाँ पर ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जब हम मथुरा कला विद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म और जैन धर्म से भी ये प्रभावित थे। पहला डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा आपको पता है इन दोनों शैलियों का जो विकास है वो कुषाण वंश के शासनकाल के समय में हुआ है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। यहाँ पर देखिए गांधार कला विद्यालय ग्रीस और सभ्यता मैसेडोनिया से प्रभावित थी। आपको पता है यहाँ पर जब भी हम गांधार शैली की बात करते हैं तो ये आपकी ग्रीस और मैसेडोनिया से प्रभावित थी। लेकिन जब हम मथुरा कला की बात करते हैं तो यह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थी और इस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं था। मथुरा शैली पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थी और इस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं था। अब गांधार शैली पर ग्रीस और मैसेडोनिया से ये प्रभावित थी, तो जैसे आपके ग्रीक गॉड्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो मूर्ति बुद्ध की बनेगी उसमें भी आपको वही फीचर्स दिखेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रीक में आपका ग्रीस में जब हम बात करते हैं तो ग्रीस में जो स्टोन्स यूज किए जाते थे मैसेडोनिया में उधर की तरफ मूर्ति को बनाने के लिए, तो वो मेनली ग्रे स्टोन्स का यूज किया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से गांधार शैली में आप देखेंगे तो ग्रे स्टोन्स का यूज किया जाता है। जब हम ग्रीस के गॉड्स को देखेंगे तो वहां पर उनके जो कपड़े होते थे वो बहुत ही, उसमें बहुत सुंदर सुंदर आपकी सिलवटें होती थी और बहुत खूबसूरत सा चेहरा बनाया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से गांधार शैली में भी आपको वही सब इम्पैक्ट दिखेगा। जो बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है उसमें बुद्ध के कर्ली हेयर्स हैं। जैसे ग्रीस के जो गॉड्स होते थे उनकी कर्ली हेयर्स होते थे, सुंदर आकृति होती थी, खूब प्यारा सा चेहरा, स्माइलिंग फेस, ठीक है, ग्रे स्टोन का यूज, यही सब फीचर्स आपको यहाँ पर गांधार शैली में भी दिखेगा। लेकिन जब हम मथुरा शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पत्थर का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। गांधार में आपका किसका, ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों में कुछ विशेषताएं जो है, जैसे अध्यात्म के बुद्ध, दाढ़ी वाले बुद्ध, यहाँ पर गांधार शैली में आपको बुद्ध की दाढ़ी भी दिखेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
मथुरा में आपको बुद्ध की दाढ़ी नहीं दिखेगी, बुद्ध का दुखद चित्रण भी यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर इनके लहराते हुए बाल रहेंगे, घुंघराले बाल रहेंगे, ठीक है, एक बड़ा माथा रहेगा, लंबे कान रहेंगे। ये फीचर्स हैं किसके, गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पर फोटो में अगर आप देखिए क्लास, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्ध के जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं, वो थोड़े कर्ली हेयर्स हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे घुंघराले हेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके जो कपड़े इन्होंने पहने, इसमें सिलवटें देखिए, मतलब ये जो आपकी है कितनी सुंदर सी ऐसे है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है। स्टोन का कैसा यूज किया गया, ग्रे सैंड स्टोन का यूज किया गया, बुद्ध की दाढ़ी भी दिखाई गई है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम मथुरा शैली में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड सैंड स्टोन का यूज किया गया है। यहाँ पर जो बुद्ध की प्रतिमा बनी है उसमें बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें बुद्ध को मस्कुलर दिखाया गया, बॉडी देखिए इनकी खूब पावरफुल दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अभय मुद्रा में है, आशीर्वाद देते हुए हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था बताइए? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या फिर बख्शी? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी, मीर बख्शी। मीर बख्शी की अगर हम बात करेंगे तो ये मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। एक बार हम व्याख्या भी देख लेते हैं। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता था। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्य के अंतर्गत था। तो याद रखिएगा मीर बख्शी इस प्रश्न का सही उत्तर था। 6वां प्रश्न हम देखते हैं। संगठन दिया गया है और संस्थापक दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। अगर कहीं पे भी लगता है कि एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम आजकल टेस्ट इजी हो गया है, तो जब भी टेस्ट इजी रहता है प्रश्न तो मैं खुद भी आपसे कहती हूँ आज का तो ये टेस्ट इजी था, यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया गया है वो इजी है। लेकिन याद रखिएगा क्लास, कभी भी आपका पेपर बनता है ना तो उसमें डिफिकल्ट प्रश्न भी होते हैं और आसान प्रश्न भी होते हैं। और जो बच्चे 1-2 नंबर से नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं ना, एक बार आप उनसे जाके पूछिएगा कि इतनी मेहनत के बाद आपका 1-2 नंबर से क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ। तो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देंगे क्या बताऊं, एक आसान सा प्रश्न मुझसे गलत हो गया, मुझे पता था इसका उत्तर ये होगा और मैंने कई बार पढ़ा भी था, लेकिन पता नहीं कैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाके एक आसान सा प्रश्न मुझसे गलत हो गया। यही ज्यादातर स्टूडेंट के आप सुनेंगे कि वो आपको यही बताएंगे, उनका जो आप फीडबैक लेंगे वो यही फीडबैक में बोलेंगे। हम लोग जब स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ इतनी मेहनत पर, तो स्टूडेंट ज्यादातर यही कहते हैं क्या करें मैम, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो तो लग गए, जो आसान प्रश्न था उसमें एक माइनर सा वो हो गया, मिस्टेक हो गया, हम समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए, गलती से मार्क कर दिया। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम जब भी टेस्ट डिस्कस करेंगे आसान प्रश्न और डिफिकल्ट प्रश्न और यहाँ तक कि हम लोग पास्ट ईयर के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी हर तरीके से हो। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रश्न है, संगठन वाला प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लैंड होल्डर अगर परीक्षा में पेपर आसान पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। अगर डिफिकल्ट करना होगा इसी प्रश्न को तो आपको देगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो डैश थे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना इस वर्ष हुई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वो इस चीज से रिलेटेड थी। यही सेम टॉपिक था आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन डिफिकल्ट पेपर जब बना तो उसमें प्रश्न ऐसे पूछ लिया और आसान बना तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया। तो आप बिल्कुल भी इस चीज के मत परेशान होइए कि आजकल टेस्ट
इजी है। अगर टेस्ट इजी लग रहा है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इसको एक पॉजिटिव उसमें लीजिए, ठीक है। और हम लोग हमेशा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना, वो मिक्स रखेंगे, डिफिकल्ट भी रखेंगे, इजी भी रखेंगे और पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी रखेंगे, ठीक है। अगर आपको उसके बाद कोई भी परेशानी होती है क्लास, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे बताइए? द्वारकानाथ टैगोर। तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है? विलियम एडम है, तो बी का आपका थर्ड हो गया, ठीक है। इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड कौन है? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन तो आप सभी को पता है कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, SN बनर्जी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनमें से कौन सा आपका सही है बताइए। तो आप सभी को पता है, जब भी हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो है वो क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो थी इसी एक्ट के थ्रू हुई थी। तो पहला बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, बताइए ये सही है कि गलत? नहीं, ये गलत है। लेमेस्टर नहीं थे, एलिजा एम्पे जो थे वो आपकी पहले मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम्पे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न को पढ़ लीजिए। उसके बाद जब मैं आपको उत्तर बताऊंगी तो आप अपने उत्तर को मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है बोला गया है? पहला है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरा है, अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। सी है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। और आखिरी आपको दिया गया, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। सही स्टेटमेंट क्या है? तो क्लास ABCD में से आपका सही क्या होगा? अगर आप चाहें वीडियो को पॉज करिए, आराम से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो डी है, ठीक है। बोडो जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। आप में से कई स्टूडेंट को लगा होगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पे हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पर राज्य भाषा होगा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो ये गलत हो गया। समझ में आया क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय लिखा है, यहाँ पे राजभाषा होना चाहिए। और किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 343 के अनुसार, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंगिका जो है वो अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अभी हम डिस्कस करते हैं कौन सी आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है उसको। ये गलत है आपका, ठीक है। फिर भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, इस वजह से ये गलत है। डी आपका सही है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, देख लीजिए। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन कौन से शामिल है उनको हम डिस्कस करते हैं। हम भारत की 8वीं अनुसूची को देखेंगे तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। सारी 22 भाषाओं को याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछेगा। बस कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं उसको आप याद रखिएगा। देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। परीक्षा के लिए आप याद रखेंगे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था
तो उस समय 8th शेड्यूल में खाली 14 भाषाओं की बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर दिया गया था। तो उस समय इनिशियल उसमें खाली 14 लैंग्वेज थी। बाद में इसको बढ़ाकर अब प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस आपके 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए इनको देखिए। सबसे पहला संविधान संशोधन जो था वो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि कब हुआ था? 1967 में हुआ था। बोलिए, सबसे पहला जो हुआ था वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1967 में हुआ था और इसके द्वारा हमारे 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक तरफ संविधान संशोधन लिख रही हूँ, एक तरफ वर्ष लिख रही हूँ और एक तरफ कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था वो आपका था 71st संविधान संशोधन। ठीक है, वो कब हुआ था? वो 1992 में हुआ था और इसके तहत कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और फिर उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2003 में और उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है? देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, और अब प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस हैं। तो क्लास में एक बार और रिपीट करूंगी आप सभी के लिए, ताकि एकदम आपके दिमाग में फीड हो जाए। कभी यहाँ से प्रश्न बने तो मतलब आपको गलती ना करें आप लोग। अब सबसे पहले आप याद रखेंगे, इनिशियल जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो खाली 14 भाषाओं की बात की गई। ठीक है, उसके बाद अभी तक 3 अमेंडमेंट किए गए हैं, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, 21st अमेंडमेंट जो था वो 1967 में हुआ था और इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ और इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ये चीज क्लियर हो गई? बस ये याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा तो क्या कर देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि मणिपुरी जो थी उसको हमने अपने 8th शेड्यूल में जोड़ा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आप याद रखेंगे कि गलत स्टेटमेंट दिया है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को हमने 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। तो समझ में आया ना? तो एकदम याद कर लीजिएगा ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, और एक चीज और, हम लैंग्वेजेस की बात हमने किस पार्ट में की है, अगर परीक्षा में कभी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पार्ट 17 में हमने लैंग्वेजेस की बात की है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न को। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बनता है मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब? बताइए, कॉर्निया में, एरिस में, आइरिस में जिसको हम बोलते हैं, पुतली में, ठीक है, या फिर रेटिना में, दृष्टि जिसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है इमेज? तो यहाँ पर इमेज आपका बनता है ABCD में से, सही उत्तर जो है वो है दृष्टि पटल में, डी। याद रखिएगा। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। ठीक है, ये आपकी आंख है, आप देख रहे हैं। तो इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है? रेटिना में फॉर्म हो रही है। ये चीज याद रखिएगा, जिसको कि हम दृष्टि पटल कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इस इमेज की क्या है? छोटी इमेज है ना, छोटी व उल्टी इमेज है। तो याद रखिएगा, स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज। हो सकता है परीक्षा में आपसे ये ना पूछ कि ह्यूमन आईज में इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपको पता है रेटिना में। अब पूछ लिए परीक्षा में आपसे कि रेटिना में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप याद रखेंगे छोटी व उल्टी। ठीक है, उल्टा इमेज प्रतिबिंब बनता है, मतलब स्मॉल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ये चीज क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो जितना तरीका मुझे समझ में आता है मैं आपको टेस्ट में बता देती हूँ। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? तो बताइए, डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है एक आदमी से दूसरे आदमी में जब हम टैटू बनवाते हैं। चिकनगुनिया,
हेपेटाइटिस बी या फिर HIV एड्स। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी, 2 और 3। देखिए, जब हम HIV की बात कर रहे हैं और हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जो टैटू बनवाने से प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल करने से हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम चिकनगुनिया की बात करते हैं तो ये एक वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है। मच्छर जब काटता है तब चिकनगुनिया होता है। तो ये ब्लड के उससे ट्रांसफर से, मतलब वहां पे जो निडल यूज करी उससे चिकनगुनिया नहीं होगा, ये मच्छर काटने से होगा। ये दोनों आपके हो सकते हैं। तो बी और मतलब 2 और 3 आपका सही है यहाँ पर। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। टैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K। इसमें P दर्शाता है, P क्या दर्शाता है ये बोला गया है। इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, या फिर फर्म के बारे में, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। तो P कहाँ पर है, P यहाँ पर है, देख रहा है आपको, बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये दर्शाता है इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, पैन कार्ड में अंकित 10 संकेताक्षर 5 भागों में विभक्त होते हैं। प्रथम 5 अंग्रेजी अक्षरों में होते हैं, ठीक है, और जिसमें प्रथम अक्षर जो है वो वर्णाक्रम श्रृंखला में होते हैं, A Z ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे चौथा अक्षर कार्ड धारक की स्थिति दर्शाता है, जिसमें C कंपनी, P पर्सन, H जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर P पूछा गया था। P मतलब क्या दर्शाता है, पर्सन को दर्शाता है। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो बताइए कहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में, या फिर भदोही में। तो ये आपका है सोनभद्र में, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां प्रश्न। कवक के बारे में कौन सा कथन असत्य है बोला गया है, तो चलिए बताइए। कवक जो होता है वो पर्णहरिण रहित एवं संवन उत्तक रहित थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पंजाई आर थैलोफाइट्स विदाउट द क्लोरोफिल एंड कंडक्टिव टिश्यू। तो ये चीज समझ में आ गई इंग्लिश वालों को भी, क्योंकि हिंदी में बहुत ही वैसे दिया गया है पर्णहरिण, ठीक है, रहित एवं संवन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं, ठीक है। दूसरा है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद आपको दिया इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और आखिरी में दिया ये परपोषी प्रकृति के होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा असत्य कथन है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपका सही उत्तर क्या है, बताइए। ABCD में से कौन सा गलत है। सी देखिए, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो क्या इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, नहीं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो आपकी किसकी बनी रहती है, काइटिन की बनी रहती है। ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो सेलुलोज दिया है ये गलत है। आपको पता है माइकोलॉजी कहते हैं इनके अध्ययन को, ये बिल्कुल सही है। ये परपोषी होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। एक तरफ नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ बांध दिए गए हैं। अब नदियों से रिलेटेड प्रश्न तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस करी। तो बताइए, एक तरफ नदियां और बांध, तो कौन सा बांध किस नदी पर है। एक बार आप प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर किन किन नदियों की बात की है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेतवा की बात की गई है, फिर महानदी की बात की गई है, चंबल की बात की गई है, फिर उसके बाद ताप्ती की बात की गई है। तो बताइए कौन सा बांध किस पर है।
जब हम बात करते हैं बेतवा की, तो ये किस पर है? बेतवा, कुछ बेटा की तरह लग रहा है, बेतवा, हमारा बेतवा, तो माता के पास ही होगा, तो माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर है। तो ए का सेकंड एक ही जगह दिया गया है। महानदी की हम बात करेंगे तो महान लोग एकदम हीरे के समान होते हैं, ठीक है। बेतवा जो बेटवा है वो माता के पास ही होगा, महान लोग हीरा के समान होते हैं, तो हीरा कुंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। चंबल की बात करेंगे तो गांधी सागर हो गया, ताप्ती आपका काकरा पारा हो गया, डी का थर्ड हो गया। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा क्लास, बी आपका सही उत्तर है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। जैसे अगर हम नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है बताइए? बोलिए, अमरकंटक से होता है, ठीक है। और नर्मदा जाकर कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। और धुआंधार फॉल की अगर हम बात करेंगे वो किस नदी पर है? वो नर्मदा पर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें कि माही नदी की, माही की बात करें तो बताइए यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से होता है? विंध्याचल रेंज से होता है। गिरता कहाँ पे जाके, रेन कहाँ पे होती है? गल्फ ऑफ खंबात में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है ना, 2 टाइम्स काटती है, याद रखिएगा ये चीज। आप लोग लास्ट क्लास में हमने आपसे वाटरफॉल की बात की थी और हमने कहा था कि आप याद रखिएगा वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर है। आज हमने डैम की बात की है, तो जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ पर है, हुंड्रू आपके परीक्षा में पूछा है, तो जल्दी से बताइए हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है? तो ये सुवर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पर? रांची में, झारखंड में, ठीक है, ठीक है। धुआंधार की अगर हम बात करेंगे तो हमने आपको बता दिया नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। गढ़सोप्पा की बात करेंगे तो ये शरावती नदी पर है। ये सब आपकी परीक्षा में पूछा है, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। जोग या फिर गढ़सोप्पा ये किस पर है? ये शरावती नदी पर है। जब हम हुंड्रू की बात करेंगे तो ये किस पर है? सुवर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। और जब हम नर्मदा नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया है, धुआंधार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऐसे ही हम और डिस्कस करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। अब देखिए, इटली, सिसिली और सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए। अब एक क्लास में मैंने आपसे बोला था कि इटली देखिएगा और इटली को कौन कौन सी सी आपकी सराउंड की है, उनकी लोकेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पता नहीं आप में से कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एड्रियाटिक है, एजियन है, ठीक है, लिगुरियन है या फिर टेरेनियन है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से कौन सा सी ऐसा है जिसको कि सिसिली ने, सार्डिनिया ने, आपके कोर्सिका ने और इटली ने, तीनों ने घेरा है? कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो है टेरेनियन सी, उसको डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आप लोग लिगुरियन सी को, ये लिगुरियन सी आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर आपका इटली है। अच्छा, ये सब देखने के पहले आप ये देखिए, ये यूरोप का मैप, यूरोप का मैप आपको दिख रहा है। इटली कहाँ पर है क्लास? ये देखिए, ये क्या है? ये जो मैं इसको शेड कर रही हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा और क्लियर हो इसलिए आपको और अच्छे से दिखाया जाता है। ये एक मिनट रुकिएगा, समय दीजिएगा क्लास मुझे। हाँ, ये देखिए, ये पोर्शन जो है येलो वाला, ये क्या है? ये इटली है, ठीक है, ये इटली है, दिखा इटली। अब अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी दिख रही है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे इटली और इधर इटली का दूसरा पोर्शन जिसको कि हम सिसिली कहते हैं, दिख रहा है। सार्डिनिया इधर है, दिखा आपको? बस देखते चलिए, सार्डिनिया इधर है, ठीक है। अब हम लोग इधर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे टायरेनियन सी की, टायरेनियन नहीं, यहाँ पे देखिए लिगुरियन सी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्रांस का कोर्सिका दिख रहा है, ठीक है, और ये इटली वाला पोर्शन दिख रहा है। अभी ये भी हम आपको दिखाते हैं। इधर आपको टायरेनियन सी दिख रहा है, इधर आपको सार्डिनिया दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। यहाँ पर आइए, अब आप यहाँ पर देखिए,
ये आपको सार्डिनिया दिख रहा है, ये चेंज करते हैं कलर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये वाला पोर्शन देखिए जो मैं रेड कर रही हूँ, ये क्या है, ये सार्डिनिया है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये क्या है, ये कॉर्सिका है जो मैंने अभी आपको दिखाया। सार्डिनिया जो है वो इटली में आता है, कॉर्सिका जो है वो आपका फ्रांस में आता है। याद रखिएगा, कॉर्सिका फ्रांस, सार्डिनिया इटली। और यहाँ पर एक स्टेट है बोनिफेशियो स्टेट, इसको मैं फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, ये कॉर्सिका है, उसी पोर्शन को हम डिस्कस करें, ये कॉर्सिका है। और इधर नीचे आपको इटली दिख रहा था, इटली का सार्डिनिया दिख रहा था। तो कॉर्सिका फ्रांस का है, सार्डिनिया इटली का है। और इन दोनों को सेपरेट कौन सा स्टेट कर रहा है, कौन सी जल संधि करी है, स्टेट ऑफ बोनिफिशियो। याद रखिएगा, स्टेट ऑफ बोनिफिशियो, ठीक है। और कॉर्सिका के ऊपर ही आपका लिगुरियन सी है, दिखा। अब देख लीजिए यहाँ पर फिर इस मैप को एक बार, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कॉर्सिका है जो कि फ्रांस का है, ये फ्रांस का कॉर्सिका। इधर आपको सार्डिनिया दिख रहा है, इटली का। और यहाँ पर एक जल संधि है जो कि दोनों को अलग कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, बोनिफेशियो कहते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ बोनिफेशियो, याद रखिएगा। और इसी कॉर्सिका के ऊपर यहाँ पे आपकी कौन सी सी है, लिगुरियन सी है। इतनी चीज क्लियर हुई। अभी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम मत परेशान होइएगा, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट दीजिएगा आप लोग। चलिए, ये क्लियर हो गया। लिगुरियन सी जो है वो कॉर्सिका फ्रांस के जस्ट ऊपर है, ठीक है। और कॉर्सिका जो कि फ्रांस में आता है, सार्डिनिया जो कि इटली को में आता है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है कौन सी जल संधि, बोनिफेशियो जल संधि। इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम इन लोगों के, अगर हम ये फ्रांस है, फ्रांस की अगर हम इसको नॉर्थ साउथ, इसको ईस्ट माने, ठीक है, तो अगर हम इटली, सार्डिनिया के और कॉर्सिका के ईस्ट में जाएंगे तो हमको कौन सी सी मिल रही है, टायरेनियन सी मिल रही है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए टायरेनियन सी। तो यहाँ पर इस वाले मैप में इधर आए तो इधर आपके लिगुरियन सी है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है। और इनके ईस्ट में, इस रीजन में आपके टायरेनियन सी है। ये भी चीज क्लियर हो गई, वेरी। अब यहाँ पर देखिए आप, टायरेनियन सी हो गई जो हमने डिस्कस किया है। और इटली के, अगर हम इटली को लेके चलेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इटली के ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो इधर हमको एड्रियाटिक सी मिल रही है और वेस्ट में हमको टायरेनियन सी मिल रही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। कॉर्सिका है ना, जो कि किस में आता है, फ्रांस में आता है, अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और ये आपका इटली वाला पोर्शन है, सार्डिनिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन से स्टेट को डिस्कस किया है, बोनिफिशियो स्टेट को डिस्कस किया है। इधर हम बढ़ेंगे तो हमको लिगुरियन सी मिलेगी, ठीक है। और इधर हमको टायरेनियन सी मिलेगी। इटली के वेस्ट में टायरेनियन सी है, ईस्ट में एड्रियाटिक सी है। और अगर हम साउथ में इटली के देखेंगे तो यहाँ पर आयोनियन सी है। तो आप अब कभी भी अगर बनाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से इटली को अगर आपने बनाया, ठीक है, ये इटली है, तो आप याद रखेंगे इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सी है, ठीक है। इटली के वेस्ट में हम देखेंगे तो टायरेनियन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इटली के इधर जाएंगे साउथ की तरफ तो यहाँ पर आपको आयोनियन सी मिलेगी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में जो था, हम देखें एक बार, क्वेश्चन में पूछा गया था इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कॉर्सिका। अभी हमने बताया कॉर्सिका किसका हिस्सा है, फ्रांस का हिस्सा है, ठीक है। फिर सार्डिनिया और सिसिली किसका है, इटली का हिस्सा है, ठीक है। और क्या बताया है, सार्डिनिया और कॉर्सिका को कौन सी जल संधि आपकी अलग कर रही है, बोनिफिशियो जल संधि अलग कर रही है। ये चीज क्लियर हुआ। अब परीक्षा में जो आपका टेस्ट में आज पूछा गया वो ये है कि सार्डिनिया, सिसिली, कॉर्सिका और इटली, ये तीन किस रिवर को सराउंड कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर क्या उत्तर होगा। यहाँ पर अगर आप टायरेनियन सी को देखेंगे, इधर से अगर आप देखेंगे तो टायरेनियन सी जो है वो अपनी बाउंड्री इटली के साथ, जो मेन लैंड है, उसके साथ भी शेयर कर रही है। कॉर्सिका जो कि फ्रांस का हिस्सा है उसके साथ भी शेयर कर रही है। सार्डिनिया जो कि इटली का हिस्सा है उसके साथ भी शेयर कर रही है। और यहाँ पे आपकी सिसिली है उसके साथ भी शेयर कर रही है। तो वो रिवर कौन सी है, वो सी कौन सी, सॉरी रिवर नहीं, वो सी कौन सी, रिवर नहीं सी, वो सी आपकी टायरेनियन सी है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी आपको, वहां पे एजियन सी का भी बारे में आपको दिया गया था, तो देख लीजिए। जो एजियन सी है आपका वो ये है,
ठीक है। एजियन सी आपको किधर, ग्रीस, एथेन के इधर की तरफ आपको मिल रहा है, ठीक है, इटली की तरफ नहीं मिल रहा है। इटली की तरफ तो मैंने आपको बता दिया, बस ऐसे इटली अब घर पे जाके ड्रॉ करना, जहां भी पढ़ रहे हो इटली ड्रॉ करना। और याद रखना, जब हम इटली के ईस्ट में जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो हमको कौन सा सी मिल रहा है बताइए? इधर आपको एड्रियाटिक सी मिल रहा है, ठीक है, इधर हमको टायरेनियन सी मिल रहा है, और साउथ में हमको आयोनियन सी मिल रहा है, ठीक है। और टायरेनियन सी के ही अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ पे कॉर्सिका दिख रहा है, दिख रहा था ना, जो कि फ्रांस का हिस्सा, इधर सार्डिनिया दिख रहा है जो कि इटली का हिस्सा है, और इन दोनों के ऊपर हमको लिंगुएरियन सी मिल रही है, ठीक है, लिगुएरियन सी मिल रही है। क्लियर हो गया क्लास? एजियन सी आपने देख लिया, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इस वाले मैप में एक बार और रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, जो मैप वाला पोर्शन होता है उसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम जितने मैप के द्वारा इस चीज को समझेंगे उतने ज्यादा समय तक हमको चीजें याद रहेगी। अब आज बताओ तुमको ये चीज याद रहेगी ना? तो देखो, ये हम इटली की बात कर रहे हैं, ऐसे याद रखना, ये मैंने इटली ड्रॉ किया, ठीक है। इटली के जब हम ईस्ट में गए इधर की तरफ, तो हमको कौन सी रिवर मिली? एड्रियाटिक सी मिली, ठीक है, रिवर नहीं, गलती से मैं बार बार रिवर बोली हूँ, सी याद रखना, एड्रियाटिक सी मिली इधर, ठीक है। इधर जब हम बढ़े तो हमको कौन सा? टायरेनियन सी मिली, ठीक है। और इधर जब हम जाएंगे तो हमको आयोनियन सी मिली, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर हमको क्या मिला? कॉर्सिका मिला, जो कि फ्रांस का हिस्सा है। इधर सार्डिनिया मिला, जो कि किसका हिस्सा? इटली का हिस्सा है। इन दोनों को बेनिफिशियो जो है वो सेपरेट कर रही है, और इधर लिंगुएरियन सी है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ग्रीस की जब हम बात कर रहे थे तो इधर आपको एजियन सी मिलेगी, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए 16 क्वेश्चन को हम देखते हैं। अच्छा क्लास, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको समझ में आया ना, क्योंकि मैंने थोड़ा समय लेके आपको समझाया। कभी कभी जब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तो अगर आप लोग एकदम सामने रहते तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछती कि समझ में आया कि नहीं आया। आपके चेहरे देख के ही मुझे समझ में आ जाता कि कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, हम आपका चेहरा नहीं देख सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो मैप वाला पोर्शन था वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या मुझे और ड्रॉ करके समझाना चाहिए कि और भी मैप्स को इंक्लूड करना चाहिए? आज जितना याद कराने का प्रयास किया उतना समझ में आया, अगली बार फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। 16 प्रश्न को देखिए। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जल्दी से बता दीजिए किसने लिखी? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, या फिर परिमल गुप्त ने? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, किसने निभाई थी बताइए। यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर की बात की गई है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की गई है, केशव चंद्र सेन की बात की गई है, और श्यामचंद्र दास की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका ABCD में से जो सही उत्तर है वो है आपका नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो इसमें कंट्रीब्यूशन था केशव चंद्र सेन का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो था विडो री मैरिज एक्ट में, ठीक है, पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह में इनका बहुत बड़ा सहयोग था। और जब हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो वहां पर सती प्रथा के विरोध उन्होंने किया था। और चलिए तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा, केशव चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका वो रिलेटेड थे विधवा पुनर्विवाह से। और यहाँ पर जब नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने की बात होगी 1872 में तो उसमें कंट्रीब्यूशन था केशव चंद्र सेन का। यहाँ पर देख लीजिए, इस एक्ट से लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, ब्रह्म विवाह अधिनियम याद रखिए। 18 प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो पता ही होगा, ये आसान प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर श्री राजा गोपालाचारी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है।
यहाँ पर अगर परीक्षा में आपसे पूछता कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? बताइए कौन होता है? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? बताइए। अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त है और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन उस पद को संभालेगा? तो वो संभाला जाएगा किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। डी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 65 की बात की गई है के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और यदि उपराष्ट्रपति भी किन्हीं कारणों से ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक बनेगा राष्ट्रपति पद का। तो ये चीज क्लियर हो गई। डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। चलिए यहाँ पे सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप दिया गया है, फिर उसके बाद आपको दिया गया है सिग्मेनोमीटर, ठीक है, फिर आपको कैरोटोमीटर दिया है, फिर लक्स मीटर दिया है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? लक्स मीटर की जब हम बात करेंगे तो लक्स मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए। तो डी का आपका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट होगा। वेरी गुड, डी का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया है। और जब हम कैरेटोमीटर की बात करेंगे, कैरेटोमीटर किस लिए यूज होता है? सी का सेकेंड। ये से आपको हिंट मिल जाएगा। सोने की कैरेट, हम पूछते ना कितने कैरेट का सोना है गोल्ड, 24 कैरेट का जो होता है वो प्योर सोना होता है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। सी का सेकेंड हो जाएगा। तो मतलब डी और सी में से आपका एक सही उत्तर है। स्टेथोस्कोप की बात करेंगे, ये तो आपको पता ही है। जब बच्चे डॉक्टर किट उनको दी जाती है तो सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप लेके बैठते हैं जब डॉक्टर बनते हैं। ये हार्ट बीट सब नापो, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप का यूज हम किस लिए करते हैं? हम यूज करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए, हार्ट साउंड को सुनने के लिए। तो ए का आपका थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया, सी का सेकेंड हो गया और डी का फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम? तो बताइए यहाँ पे बायोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? समय लीजिए, पढ़िए। मैंने आपको बायोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ाया था कि कैसे आपको याद रखना है। कि इस तरीके से सोचिए, थोड़ा कल्पना करिए कि एक ऐसी जमीन है या कुछ भी एक ऐसा एरिया है जहां पर कुछ भी नहीं है, बड़े 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 पत्थर, ठीक है। समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ ये पत्थर आपके घिस घिस के छोटे 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 पत्थर में कन्वर्ट, मतलब अब सॉइल का फॉर्मेशन होने लगा, मिट्टी बनने लगी। जब मिट्टी बनने लगी, जब सॉइल आपका फॉर्म हो गया तो कहीं से कुछ नमी आ गई, मॉइस्चर आ गया, ठीक है। मॉइस्चर आ गया नमी में, और साथ ही साथ कुछ सीड्स आ गए या कुछ भी। तो आपके अब इस जमीन पे छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे ग्रासेस और प्लांट्स उगने लगेंगे, ठीक है। फिर और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यहाँ पर ग्रासेस की जगह प्लांट्स बनने लगेंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स आएंगे तो वेजिटेशन आएगी, यहाँ पे आपकी फ्लोरा फना का डेवलपमेंट होगा। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर वृक्ष आने लगेंगे, पेड़ आने लगेंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ पर पूरा आपका फुल फ्लेश्ड फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, मतलब एकदम क्लाइमेक्स में हम पहुंच जाएंगे। पूरा जितना डेवलपमेंट हो सकता है उतना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग फिनोमिना होता है। ये नहीं कि एक ही साल में हो गया।
यहाँ पर 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है, धीमे धीमे ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नग्नीकरण, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूडेशन कहते हैं। यहाँ पे क्रोनलाइजेशन मत करिए, इसको न्यूडेशन करिए, ठीक है, न्यूडेशन। उसके बाद जब धीमे धीमे सॉइल फॉर्म हुई, कहीं से एक दो बीज आया, ठीक है, तो फिर आपका क्या होता है, प्रवास होता है, ठीक है, जिसको कि हम माइग्रेशन कहते हैं। फिर स्थापना, फिर प्रतिक्रिया, और फिर जब क्लाइमेक्स आता है तो स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है ना। सबसे पहले याद रखिएगा, अनुक्रमण की हम जब बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ओडम द्वारा दिया गया है। न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसिस्ट, फिर उसके बाद रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो यही आपको दिया गया है, नग्नीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण जब पूरी तरीके से क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी, तो स्थिरीकरण, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा कहलाती है? ये तो बहुत ही आसान है। ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, ठीक है, समपोषणीय विकास या फिर मानव विकास। तो हम इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? हम अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, ठीक है, परित्याग किए बिना, हम अपनी जरूरतों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए भी जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको बचा के रख रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में एक वैज्ञानिक रेचल कार्सन की पुस्तक, याद रखिएगा, साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई है? क्या बताएंगे आप? रचेल कार्सन द्वारा, ठीक है, रचेल कार्सन द्वारा साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई है, ठीक है। तो की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में वैज्ञानिक, ईयर भी याद रखिएगा, रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव वैज्ञानिक पॉल इर्चिल की पुस्तक दी पॉपुलेशन बम से हुआ था। तो दोनों चीज आपको याद रखना है, पॉपुलेशन बम और साइलेंट स्प्रिंग। 1962 में साइलेंट स्प्रिंग आई, रचेल कार्सन द्वारा लिखी गई, और द पॉपुलेशन बम जो है वो 1968 में आई, पॉल एलिच द्वारा लिखी गई। यहाँ पे मैं इसको हटा दूं ताकि आपको क्लियरली चीजें दिखे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट आई थी जिसको कि हम क्या, कौन सी रिपोर्ट कहते हैं? ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर इसका जो था मेन सब्जेक्ट था, याद रखिएगा। ब्रुटलैंड आयोग, याद रखिएगा, ब्रुटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसको कि हम ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन आपका वो था, टॉपिक था, वो था आवर कॉमन फ्यूचर। ये 1987 में आई थी, जिसमें कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से हम अपनी जरूरतों को पूरी करें, ताकि अपनी जरूरतों को भी पूरी करें और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को सेव करें। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रचेल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग परीक्षा में पूछा गया है, 1962 में पब्लिश हुई थी। 1968 में पॉल इलिच की पुस्तक दी पॉपुलेशन बम आई, और ब्रुटलैंड रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, और टॉपिक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 में आपकी पब्लिश हुई थी। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया है? ABCD बताइए। महबूब उल हक के द्वारा, जगदीश भागवती के द्वारा, जोसेफ स्टिग्लिट्ज के द्वारा, या फिर अमर्त्य सेन के द्वारा? यहाँ पर किसकी बात की गई है? SDI की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब परीक्षा में ये भी प्रश्न बन सकता है, एक और तरीके से प्रश्न बन सकता है, वो ये है, SDI इंडेक्स जब कैलकुलेट होता है तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर ध्यान में रखे जाते हैं? तो याद रखिएगा, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, लंबा और अच्छा जीवन की बात की, स्वस्थ जीवन की बात की जाती है। दूसरा नॉलेज,
ठीक है, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूलिंग की बात होती है, ठीक है, कितने स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये चीज याद रखिएगा। तो क्लास एसडीआई की जब भी बात हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो आपको याद रखना है ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, लंबी और स्वस्थ जीवन पे, लंबा और स्वस्थ जीवन पे, नॉलेज ज्ञान पे, ज्ञान में आपकी स्कूलिंग के ईयर्स को देखा जाता है, शिक्षा के वर्ष जो होते हैं, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 पैरामीटर्स हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने बता दिया। 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कच्छ वनस्पति, मरुस्थलीय वन, टैगा वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन की बात की गई। तो बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। जब हम कच्छ मरुस्थलीय की बात करेंगे तो ये कहाँ पर होगा? ये आपको गुजरात में अंडमान निकोबार समूह द्वीप में आपको कच्छ वनस्पति मिलेगी, ठीक है। कच्छ वनस्पति, मरुस्थलीय नहीं, मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट। यहाँ पे हम वेजिटेशन की बात करें, कच्छ में जो वेजिटेशन होते हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आपको मिलते हैं। तो ए का आपका थर्ड होगा, ए का थर्ड एक ही जगह दिया गया है। अब मरुस्थलीय वन की बात करेंगे तो डेजर्ट की बात करेंगे, तो बताइए भारत में आपको डेजर्ट किधर की तरफ मिलता है? राजस्थान की तरफ मिलता है, तो डी का फर्स्ट हो गया। टैगा वन की बात करेंगे तो जहां पर ठंडी जगह जहां पर होगी, ठंडी जगह कहां पर है? इन 4 ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश में, तो सी का सेकेंड हो गया, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वन की बात करेंगे तो ये हमको केरल में मिलेंगे, तो ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ये भी हमने डिस्कस किया था एक बार। ब्रह्मपुत्र और गंगा के, तापी और ब्यास के, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के, सिंधु और गंगा के। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? किसका सोर्स पॉइंट जो है वो लगभग सेम है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत का हिमालयी क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी है, ठीक है क्लास। अच्छा, आज बताइएगा जरूर कि आपके टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उत्पादक क्षेत्र दिए हैं। तो चलिए बताइए, कोयला, सोना, लौह अयस्क, खनिज तेल की बात की गई है। तो कोयला कहाँ मिलता है? ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। बताइए, कोयला, समय लेना है तो आप समय ले सकते हैं। कोयला जो है वो कारागांडा बेसिन में मिलता है, ठीक है। सोना की बात करेंगे हम तो ये हाई वेल्ड में, तो ए का सेकेंड, डी का फर्स्ट। चलिए और देखते हैं, लेकिन हम लौह अयस्क की बात करेंगे तो ये प्रीबोई रॉक में, ठीक है, तो सी का फोर्थ हो गया। और खनिज तेल की बात करेंगे तो ये आपका हो गया सैन वैली में, ठीक है, सैन जैक्विन वैली में। तो उत्तर बी हो गया। 26 का डी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलकृत देश नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि हर तरफ किससे, लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। तो कहां पर? अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अभी यूरोप में हमने देखा कितने सी हैं और सी को सराउंड भी कर रहे हैं, ठीक है। एशिया में हमने देखा वहां पर भी आपका है, तो हर जगह लैंडलॉक्ड कंट्री एक भी नहीं है बोला गया। ध्यान दीजिएगा, कोई स्थलकृत देश नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका को अगर आप देखते हैं तो इधर आपको कनाडा मिलता है, इधर यूएसए और इधर मैक्सिको, ठीक है, पता है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर जब हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ग्रेट लेक्स की बात होती है। परीक्षा में आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है। अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में। यहाँ पर देखिए, ग्रेट लेक्स जो है वो कौन कौन से आपकी। अच्छा, ग्रेट लेक्स की पहले इसको मैं डिलीट मारूं एक बार। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर
यहाँ पर देखिए ये ग्रेट लेक्स दिख रहे हैं आपको, अभी 5 लेक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। हडसन बे देख लीजिएगा, बैफिन बे देख लीजिएगा, ब्यूफोर्ड सी, इधर परीक्षा में पूछा गया ब्यूफोर्ड सी के बारे में। तो ब्यूफोर्ड सी इधर आपको आर्कटिक ओशन की तरफ एकदम ऊपर की तरफ ब्यूफोर्ड सी दिख रही है। हडसन बे इधर है, ठीक है, बैफिन बे ये है, लेब्राडोर सी इधर है, ध्यान दीजिएगा, ब्यूफोर्ड, बैफिन, लेब्राडोर, हडसन, और इधर हम लोग ग्रेट लेक के बारे में बात करते हैं। ग्रेट लेक देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ठीक है, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ऑन्टेरियो। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछा जाता है कौन कौन से आपके ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो, ठीक है। सबसे ऊपर आपको लेक सुपीरियर दिख रहा है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको लेक एरी दिख रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है जो मैं बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ऑन्टेरियो जो है, ये 4, 1 2 3 4, ये 4 लेक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाउंड्री बना रहे हैं ना, ये बाउंड्री बना रहे हैं किसके किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। इधर जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इधर अगर आप देखोगे, ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपको कनाडा का पोर्शन दिख रहा है ना, ये देखिए, ये पूरा जो है वो कनाडा का पोर्शन है, और इधर आपको यूएसए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लेक सुपीरियर हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर में आप देखिए ये लेक सुपीरियर हो गया, ये ह्यूरॉन हो गया, इरी हो गया, ऑन्टेरियो हो गया, ठीक है। लेक सुपीरियर हो गया, ये आपका ह्यूरॉन हो गया, इरी हो गया, ऑन्टेरियो हो गया। तो ये सब जो है, ये 3, ये आपके कनाडा और यूएस के बाउंड्री में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेक है इधर, लेक मिशिगन, ये एंटायरली किसमें है, ये यूएसए में लाई करता है। समझ में आया क्लास? मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी, जो 5 लेक है उस लेक में जो लेक मिशिगन है वो पूरी तरीके से यूएसए में आता है, और जो आपके बचे लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो, ये कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए 28वां प्रश्न अब हम देखते हैं। एक तरफ आपको संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दिए गए हैं, ये हमने डिस्कस भी किया है। तो ये तो हमने 2-3 टेस्ट में डिस्कस कर लिया है। IIVR की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, बनारस में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर में नहीं है, कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, डी आपका करेक्टली मैच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थान की बात की गई। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। तो ये एक आसान प्रश्न है। जब हम बात करते हैं बुद्ध के जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है बताइए, तो बौद्ध गया में, बी का सेकंड। आपको पता है कि बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया है, सारनाथ में दिया है। इनका निधन कहाँ पर हुआ है, कुशीनगर में हुआ है। तो फर्स्ट का क्या है, थर्ड है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का फर्स्ट है और फोर्थ का फोर्थ। तो उत्तर सी सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बताइए चलिए। फिरोज, तुगलक, बलबन, बलबन इसको करिएगा, बनबन हो गया, बलबन कर लीजिएगा, बलबन, अलाउद्दीन, फिर जहांगीर। तो बताइए यहाँ पर दीवाने रियासत की जब हम बात करेंगे, तो दीवाने रियासत जो था वो राजधानी में आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट अगर हम देखें, एक ही जगह दिया गया है, चलो लेकिन हम और ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नहरों के निर्माण की, नहरों के निर्माण, तो नहरों का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। नौरोज की अगर हम बात करेंगे, तो नौरोज जो था वो एक फारसी त्योहार था, ठीक है, जिसको कि किसके समय में प्रचलित हुआ,
किसके समय में फेमस हुआ दिल्ली दरबार में? ये बलबन के समय में, ठीक है, बलबन की। तो यहाँ पर आपका बी का सेकंड हो गया। जहांगीर की बात करेंगे तो आपको पता है अंग्रेज थॉमस रो जो था वो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था, तो बी आपका सही उत्तर है। 31 प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ आपको संपादक लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको अखबार पत्रिका पुस्तक दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए वंदे मातरम की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरबिंदो घोष के द्वारा। सत्याग्रह की बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो ये तो आप सभी को पता है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। वंदे मातरम जो है वो अरबिंदो घोष। बचा आपका सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह पर, साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह पर लिखी थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकारी को एक अधिकार को, ये भी हमने डिस्कस किया है, किस एक राइट को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैंने आपको बताया है आर्टिकल 32 के थ्रू ही आप जब आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। चलिए 33 प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष की? अधिकतम की बात की गई थी, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई थी, तो अधिकतम कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से डी जो है वो सही उत्तर है। आपको पता है जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं हम 352, 356 और 360 की बात करते हैं। 352 में हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, और इसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है। यहाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि हर 6 माह बाद इसको संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। और ऐसा करते करते मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए ही लगाई जा सकती है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है ये जो लिखा हुआ आपको क्लियर ना हो, लेकिन रिवीजन करिए, जल्दी से रिवीजन करिए। भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है बताइए? यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 355 में बोला गया है। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का आधार क्या क्या है? देखिए युद्ध है, बाहर आक्रमण है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है, वॉर है, ठीक है, एक्सटर्नल वो है डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है आपका? आर्म्ड रिबेलियन। आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति। पहले जो आंतरिक अशांति थी वो भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए एक आपका कंडीशन थी, लेकिन बाद में इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो ये था पॉइंट, इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के थ्रू, नेशनल इमरजेंसी। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। किन परिस्थितियों में? राष्ट्रपति बाहर आक्रमण में, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट की स्थिति में। भारत के राष्ट्रपति मूल, यहाँ पे याद रखिएगा जब भी संवैधानिक मेन जो है ये क्या है? संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये याद रखिएगा प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब ये लगने लगता है जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं सेंटर की बात को नहीं मान रही है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है ये,
तो उस समय प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, किस उसके थ्रू। हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करें, खाली 2 फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके किसी भी कंडीशन में नहीं खत्म होती, वो 20 और 21 है। और जो फंडामेंटल राइट है उनके कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के थ्रू, आर्टिकल 359 के थ्रू। क्लास में फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हो सकता है ये जो स्लाइड है वो आपको क्लियरली विजुअल ना हो, दिख नहीं रही हो ढंग से, लेकिन बस जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका रिवीजन होगा, ठीक है। परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इमरजेंसी के समय भी आपके नहीं स्थगित होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। और जो बाकी फंडामेंटल राइट है उनके कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है आर्टिकल 359 के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कभी भी नहीं की गई, ठीक है। भारत के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के, एक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको कि वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अभी हमने डिस्कस किया 3 वर्ष तक। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है सिलिकोसिस, जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड है? गुर्दे से, यकृत से, लिवर से, फेफड़े से, जिसको कि हम लंग कहते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये आपका क्या है? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है वो धूल के कणों के कारण होता है, ठीक है। मानव फेफड़े में, मानव लंग्स में, ह्यूमन लंग्स में क्या होता है? यहाँ पर आपको जो धूल के कण में जो उपस्थित सिलिका है वो जाके ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से सिलिकोसिस होता है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सी आपका सही उत्तर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जल्दी बताइए, ABCD में से सही उत्तर क्या है? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का पुनरुद्धार, रिवाइवल, ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्ध, मतलब इंक्रीज अवेलेबिलिटी, या फिर सभी। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं। सभी वर्ग, समाज में जितने भी वर्ग हैं उनको संसाधन मिले, उनको सुविधा मिले, ताकि उनका भी विकास हो सके, तभी हम उसको समावेशी समृद्धि कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो इसमें आपका डी होगा, सभी सही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। आज का टेस्ट आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज जो हमने ज्योग्राफी के प्रश्न डिस्कस किए हैं मैप के थ्रू, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए, कुछ चीजें आपकी मेमोरी में बैठी कि नहीं, ये मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं उनको इंक्लूड करूँ टेस्ट। तो आज की क्लास को यही पेंड करेंगे। फिर लास्ट में जाते जाते कहूंगी कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी को प्ले करना है तो वो आप खुद हैं, ठीक है। तो आप आज कर्म करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रेगुलर पढ़ाई करिए, क्लास रोज रिवीजन करिए, ठीक है। और अगर आपका प्रीलिम्स खूब अच्छे से तैयार हो गया है तो मेंस की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब परीक्षा होने लगेगी तो समय नहीं मिलेगा। और आपको पता है जब परीक्षा पास आ जाती है तो घबराहट और बहुत से मन में विचार आने लगते हैं जो कि हमको पढ़ाई करने से रोकते हैं। ये सबके साथ होता है, तो उस समय आप और परेशान होते हैं। इसीलिए जो अभी समय है, अभी आप पे प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आप लोग अभी इस टाइम को का यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करिए इस समय का, ठीक है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और हम लोग आपके लिए हैं, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बिल्कुल भी परेशान
मत होइएगा क्लास, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। तो आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए।